हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा जो पेपर कोड है उसका वह है EHQ। पेपर का नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। यह जो हमारा पेपर होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में ये कंपल्सरी पेपर है और हम अपने आज के इस पेपर के अंतर्गत यानी कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास जो हमारे पेपर का नाम है उसके अंदर हम थर्ड यूनिट में अध्ययन कर रहे हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। जो अधिगम होता है बालक अधिगम करते हैं, उस अधिगम को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, यानी कि जिन कारणों से अधिगम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यानी कि अगर अच्छे कारण मिल जाए तो अधिगम की गति जो है वह बढ़ जाएगी, लेकिन अगर अधिगम के कारण बुरे हों तो क्या होगा, अधिगम वहीं पर ही रुक जाएगा। और जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है उनमें से 4 कारक माने गए हैं, यानी कि जो हमारी बुक में दिए गए हैं उनमें 4 कारक दिए गए हैं। नंबर 1 है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, यानी कि कुछ कारक अधिक ऐसे होते हैं जो कि अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं, यानी कि सीखने वाला जो होता है, छात्र जो होता है उसी से संबंधित कारक होते हैं जिनके कारण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावित होती है। नंबर 2 है अध्यापक से संबंधित कारक। इनमें से कुछ कारक ऐसे हैं जो कि अध्यापक से भी संबंधित कारक होते हैं। नंबर 3 है विषय वस्तु से संबंधित कारक और नंबर 4 है पर्यावरण से संबंधित कारक। सो गाइस, इन 4 प्रकार के कारकों के कारण ही अधिगम प्रभावित होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने में इन चारों प्रकार के जो कारक हैं वह बहुत ही प्रभावपूर्ण होते हैं, या ये माना जाए कि इन चारों कारकों के कारण ही अधिगम प्रभावित होता है। फिर आज हम अपनी इस वीडियो में इन चारों कारकों में से अधिगम से संबंधित जो कारक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम से संबंधित कारक भी कई प्रकार के हैं, यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित यानी कि जो सीखने वाला है, छात्र है, उससे संबंधित कारक भी कई प्रकार से होते हैं। नंबर 1 है सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर। इसमें नंबर 1 आता है, हम इसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं ये मैं बता देता हूं। अभी अधिगमकर्ता से संबंधित कारक में नंबर 1 पर आता है सीखने की इच्छा तथा आकांक्षा का स्तर। बालकों को नए ज्ञान की दिशा में प्रवृत्त करने से पहले यह नितांत आवश्यक है कि उनमें सीखने के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाए, यानी कि जब तक बालकों के अंदर किसी भी चीज को सीखने से पहले जिज्ञासा नहीं होगी तो वह उस चीज को नहीं सीख सकता है। यानी कि जिज्ञासा, अगर यह मान लिया जाए कि कोई बालक है वह किसी भी काम को करने के प्रति जिज्ञासु है तो वह उस काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकता है या सीख सकता है। इसीलिए नए ज्ञान की दिशा में अगर किसी बालक को प्रवृत्त करना है तो उससे पहले यह आवश्यक है कि उसमें सीखने की जो जिज्ञासा है वह पैदा की जाए, क्योंकि जिज्ञासा उत्पन्न होने पर, परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी बालक किसी भी बात को सीख लेते हैं। यानी कि अगर बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो भले ही उसके सामने कितनी भी रुकावटें आए, परिस्थिति उसके अनुकूल ना हो के प्रतिकूल हो, तो वह फिर भी उन सब चीजों को आसानी से सीख सकता है। सीखने की इच्छा के अतिरिक्त छात्रों को आकांक्षा स्तर भी उच्च कोटि का होना चाहिए।
मान लीजिए बालकों को हम किसी चीज को सिखा रहे हैं, बस उनका जो सीखने का आकांक्षा स्तर है यानी किसी चीज को प्राप्त करने का वह निम्न कोटि का है कि भाई चलो छोड़ो हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनका जो आकांक्षा स्तर है वह उच्च कोटि का होगा तो वह किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिससे बालक कठिन से कठिन ज्ञान को भी सफलता से अर्जित कर सकते हैं। यानी कि अगर बालकों का सीखने की जो आकांक्षा है वह उच्च कोटि की होगी तो बालकों के सामने चाहे कैसी भी कठिनाई आ जाए, उसके सामने कैसी भी चुनौती आ जाए, वह उन चुनौतियों को भी पार करके प्रत्येक कार्य को आसानी से सीख लेंगे और अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेंगे। नंबर 2 पर आता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अधिगम से पहले बालक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर बालक में किसी प्रकार का रोग है यानी कि वह किन्हीं कारणों से यानी कि स्वस्थ नहीं है तो उसको अधिगम करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि उसकी अधिगम प्रक्रिया सही रूप से नहीं चल पाती है। यानी कि स्वस्थ रहना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि बालक का ध्यान, रुचि एवं नियमितता पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक की जो रुचि है, उसकी जो कंटिन्यूटी है यानी कि नियमितता है, उनका उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति, शारीरिक रुग्णता तथा मानसिक तनाव का प्रत्यक्ष प्रभाव बालक के अधिगम पर प्रतिकूल पड़ता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक शीघ्र ही थक जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर किसी भी काम को अधिक समय तक करने के लिए साथ नहीं देता है और वह हर समय उनके दिमाग में यही दुविधा बनी रहती है कि मेरी जो शारीरिक कमियां हैं उनके कारण कोई मुझे कटाक्ष ना कर दे, यानी कि कटाक्ष शब्द ना बोल दे, और अगर किसी ने बोल दिया तो उसका जो मनोबल है वह गिर जाता है, जिससे कि वह तनावपूर्ण रहने लगता है। इसीलिए यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह भी अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों में आते हैं और ये सभी अधिगमकर्ता से संबंधित होते हैं। और नंबर 3 पर है हमारा कार्य का समय व थकान। कार्य का समय व थकान अधिगम का समय सीखने की क्रिया से प्रभावित करता है। यानी कि अगर हम ये मान लीजिए कि बालकों को हम अधिगम दोपहर को कराने लगे तो उसमें उनको इतनी रुचि नहीं होगी, क्योंकि दोपहर का समय बालकों के अधिगम करने के लिए सही नहीं होता है। इसलिए कार्य का जो समय है वह ऐसा होना चाहिए जिस समय में जो छात्र हैं अधिगम करता है वह किसी भी काम को करने में रुचि ले सके, न कि आलस्य करें। पढ़ाते के कालांशों में छात्र जिस उत्साह व तत्परता से सीखते हैं उतना माध्यम या अंतिम कालांशों में नहीं सीख पाते हैं। अतः शिक्षालय में कालांशों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिनमें छात्रों को पर्याप्त विश्राम मिलता रहे और समस्त कालांशों में वे समान रूप से परिश्रम कर सके। यानी कि ये नहीं कि कंटिन्यू सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30-3 बजे तक कंटिन्यू बालकों को अध्ययन कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके जो कालांश है वो इस तरीके से रखे जाने चाहिए कि जिनसे कि उनको सीखने के समय के बाद थोड़ा आराम भी मिल सके, जिससे कि वह उनकी जो सीखने की तत्परता है वह बनी रही। और जो प्रातःकाल के कालांश होते हैं यानी कि पीरियड होते हैं उन पीरियडों में कठिन विषयों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बालकों के अंदर सीखने की जो जिज्ञासा है, उनकी जो स्फूर्ति है वह अधिक होती है। और जब मध्याह्न के जो कालांश होते हैं उन मध्याह्न कालांशों में कुछ सरल विषय को रखा जाना चाहिए, जिससे कि बालकों के अंदर बोरियत ना हो और उनके जो आराम का समय है उसका भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।
नंबर 4 पर आता है ना परिपक्वता। परिपक्वता छात्रों को वांछित अधिगम कराने के पूर्व ध्यान रखना आवश्यक है कि सीखने के लिए निर्धारित ज्ञान एवं क्रियाएं छात्रों के स्तर में आयु के अनुकूल है या नहीं। ये नहीं करना चाहिए कि बालक तो कक्षा 3 का ही सिलेबस सीखना चाहता है लेकिन हम उसको कक्षा 6 का सिलेबस सिखाने के चक्कर में लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें उनकी आयु वर्ग पर ध्यान रखना चाहिए कि बालक जिस पाठ्यक्रम को यानी कि जिस कक्षा तक के विषयों को हम उनको सिखा रहे हैं, जिसके बारे में सिखा रहे हैं, वह उस सीखने के लिए तैयार भी है या नहीं भी है, यानी कि उसकी जो आयु है वह उस चीज को सीखने के लिए परिपक्व है या नहीं है। इसके अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से बालकों के अपरिपक्व होने की दशा में बालक समुचित रूप से अधिगम नहीं कर सकते हैं, यानी कि उन्हें पूर्ण रूप से वह अधिगम करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि वह जब हम किसी बालक को उसकी आयु वर्ग से अधिक का सिलेबस सिखाएंगे तो क्या होगा, वह तो उसके सिर के ऊपर से ही चला जाएगा, वह उसमें कुछ भी नहीं सीख पाएगा। और अगर किसी तेज बुद्धि वाले बालक को हम निम्न कक्षा वर्ग का सिलेबस के अकॉर्डिंग सिखाएंगे तो वह उसमें बोरियत महसूस करेगा। इसीलिए उनकी आयु वर्ग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो परिपक्वता है किसी विषय को सीखने के प्रति उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक की अक्षमता एवं समय बेकार हो जाता है। इसी कारण से यानी कि शिक्षक उनको अध्यापन करा रहा है और वह कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं, उससे क्या होगा, यानी कि शिक्षक की जो अक्षमता है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो समय है वह ऐसे ही बेकार हो जाएगा। नंबर 5 पर आता है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का बहुत महत्व है। अभिप्रेरणा द्वारा ही सीखने की गति को तीव्र किया जा सकता है। अब ये मान लीजिए कि किसी बालक ने अपने कक्षा कक्ष में बहुत अच्छा कार्य किया और हमने उसको अभिप्रेरित किया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया किया आपने, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस प्रकार से किया तो बालक में अपने कार्य के प्रति और जिज्ञासा पैदा होगी। वह उस काम को बहुत अच्छी प्रकार से करेगा। वह चाहेगा कि मैंने तो ये काम बहुत अच्छे से किया है और मैं अगर इससे भी अच्छा करूंगा तो जो हमारे सर है मैडम है हमें और भी शाबाशी देंगे, हमें पुरस्कृत करेंगे। तो इसीलिए अभिप्रेरणा भी अधिगम के उसमें बहुत ही प्रभाव डालती है। अगर हम बालक को अच्छा काम करने के बाद भी उसको धुतकार देते हैं, उसको तिरस्कार करते हैं तो वह क्या है, कुंठित हो जाता है और तनावपूर्ण रहने लगता है और वह अपने अधिगम में पीछे होता चला जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम है मैं कितना भी अच्छा कर लूं मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, ना भी शाबाशी मुझे डांट ही मिलेगी, इससे बड़ा मैं नहीं करूं। इसी प्रकार से प्रेरणा भी अधिगम को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करती है और उनकी जो सीखने की गति है उसको तीव्र किया जा सकता है। प्रेरणा समाप्त होने पर बालक उत्साहित होकर किसी भी बात को रुचिपूर्ण सीखते हैं, यानी कि प्रेरणा के बाद जैसी प्रेरणा मिलती है तो वह एकदम उत्साहित हो जाते हैं और उसे रुचि के साथ सीखते हैं। उसके द्वारा जटिल से जटिल पाठ को भी सहज बोधगम्य एवं रुचिकर बनाया जा सकता है और वह उसे भी आसानी से सीख लेते हैं। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग यथासंभव अवश्य करना चाहिए। स्टीफेंस के महोदय हैं, उनके शब्दों में अध्यापक के पास जितने भी साधन उपलब्ध है तथा उनमें अभिप्रेरणा संभवतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो हमारे स्टीफेंस महोदय हैं वह इस बात को कहते हैं कि एक अध्यापन या अधिगम कराने में एक शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध होते हैं उन सभी साधनों में जो अभिप्रेरणा है वह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों में किसी भी काम को सीखने के प्रति रुचि, उत्साह पैदा होता है और वह कठिन से कठिन काम को भी आराम से सरलता से सीख जाते हैं और उसे बोधगम्य कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम विधि।
अधिगम विधि सीखने को अत्यधिक प्रभावित करती है। उपयुक्त अधिगम विधि के माध्यम से बालकों को वांछित अधिगम कराया जा सकता है। यानी कि अगर हम अच्छी अच्छी अधिगम विधियों का प्रयोग करेंगे तो बालक उन विधियों के द्वारा बहुत सरलता से और सहजता से किसी भी काम को सीख सकते हैं। यदि चयनित अधिगम विधि स्तर के अनुकूल तथा रुचिकर नहीं है तो ऐसी स्थिति में सीखना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए जो अधिगम की विधि है वह बालकों के रुचिपूर्ण होनी चाहिए, उनके स्तर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तभी बालकों में यानी कि अत्यधिक जो सीखने की प्रक्रिया है वह अत्यधिक बढ़ जाएगी और वह आसानी से किसी भी काम को सीख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है हमारा विद्यालय का अच्छा वातावरण। अधिगम के रूप में विद्यालय का अच्छा वातावरण भी प्रभावित करता है। यानी कि अधिगमकर्ता को अगर विद्यालय का वातावरण ही अच्छा नहीं होगा तो बालकों में अधिगम की प्रक्रिया भी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती है। इसीलिए विद्यालय का जो वातावरण है वह बहुत अच्छा होना चाहिए। छात्र के सीखने की प्रक्रिया पर विद्यालय के वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यालय का वातावरण शांत है तो बालक अपने ध्यान को पाठ पर सीधे ही लगा लेते हैं। लेकिन अगर विद्यालय का वातावरण शोरगुल से भरा है, वहां पर चारों तरफ हॉर्नों की आवाज है, बसों की आवाज है, टी टी पी पी है, तो बालकों को क्या होगा, जो अध्यापक किसी काम को अलग पाठ पढ़ा रहे हैं, बालकों का ध्यान जो है वह बार बार दूसरी ओर चला जाता रहेगा, जिससे कि उन्हें सीखने में कठिनाई होगी। इसके अतिरिक्त कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश, वायु को भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही विद्यालय में पुस्तकों, शिक्षण सामग्री इत्यादि का भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी बालक के अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालकों को जो अध्यापन कराया जाए तो उनका सारा ध्यान अपने अध्यापन प्रक्रिया पर ही हो, न कि इधर उधर हो, और उनके यानी कि स्वास्थ्य के प्रति भी विद्यालय को कुछ खेल आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट है वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बालकों में निहित अनेक गुण एवं अक्षमताएं उनके वंशानुक्रम की ही देन होती है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह जिसके द्वारा माता पिता से उनके बालकों में और उनसे उनके बालकों में ट्रांसफर होती रहती है, यानी कि हस्तांतरित होती रहती है। अतः बालकों के अधिगम पर वंशानुक्रम की इन विशेषताओं का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के माता पिता अच्छे हैं, पढ़ने में लगनशील हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो उन सभी चीजों का यानी कि उनकी जो नैतिकता के गुण है तो उन सभी बातों का उनके बालकों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर है बुद्धि। छात्र के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक बुद्धि है। यानी कि तीव्र बुद्धि बालक की तुलना में किसी भी कार्यों को बहुत जल्दी कर लेता है और बहुत जल्दी सीख लेता है। बुद्धि एवं शैक्षिक लब्धि के मध्य उच्च स्तर तक बालकों में यानी कि उच्च स्तर तक सकारात्मकता का सहसंबंध पाया जाता है। इसीलिए बुद्धि भी अधिगम को प्रभावित करती है। यानी कि जो बालक मंद बुद्धि होता है उसकी जो अधिगम प्रक्रिया होती है वह मंद गति से चलती है। अब कुशाग्र तेज बुद्धि वाले बालक की अधिगम प्रक्रिया तेज गति के साथ चलती है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत हमने आज अधिगमकर्ता से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन किया। हम अपने नई वीडियो में नए टॉपिक इसी टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। हमारा जो नया टॉपिक होगा वह है अध्यापक से यानी कि इसी टॉपिक में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में अध्यापक से संबंधित कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे।
सो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।